नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं नैनीताल के ओखलकांडा में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर है और 6 यात्री घायल हुए हैं। मैक्स गाड़ी करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। 12 लोग इस गाड़ी में सवार थे। सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैक्स गाड़ी में सवार 12 लोगों में 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। उधर उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में फंसे हुए 4 ट्रैकर्स के लिए आज फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। अभी तक 11 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 ट्रैकर्स नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित थे। दोनों ही सिल्ला गांव पैदल आ गए थे। घटनास्थल से 5 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि 4 बचे हुए ट्रैकर्स की आज फिर खोजबीन की जाएगी। बुधवार को मौसम खराब होने के बाद रेस्क्यू अभियान में कुछ दिक्कतें भी आई। लगभग 35 किलोमीटर लंबे इस हिमालयी ट्रैक पर घटनास्थल तक पहुंचने में रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता देते हैं कि कुल 22 ट्रैकर्स के सदस्यीय दल की रास्ता भटक जाने के बाद यह हादसा हुआ है, जिसमें 11 को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लिया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 4 बचे हुए ट्रैकर्स जिनके लिए आज भी रेस्क्यू चलाया जाना है, इस पर अपडेट हमारे सहयोगी हमें देंगे। फिलहाल ये बड़ा हादसा जिसके ऊपर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एरियल रेस्क्यू जो हम लोगों ने किया है उसके तहत 13 लोग जो हमने इवैक्यूएट कर लिया है और वो अलग अलग स्थानों पर है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और सुरक्षित है। और उसी के साथ साथ 4 डेड बॉडी रिकवर हुई है और जिसको हम लोग बेस कैंप से लेकर उत्तरकाशी जो हमारा नैनीताल में जो हेलीपैड है वहाँ लाए गए और बाकी के लिए हमारा वो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है और चलेगा। बलबीर परमार हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे उत्तरकाशी से लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर, ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, आज का अपडेट दीजिए। क्या आज का जो 4 ट्रैकर्स को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल मौसम के कारण बंद कर दिया गया था, आज सुबह ही बड़ी अपडेट यही है कि जो हरसिल से वायुसेना के जो 2 चॉपर है वो घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ही देर में जो लापता जो ट्रैकर है उनका पता करके उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम भी मौके से रवाना हुई है। क्योंकि कल जब जो ये वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उससे एसडीआरएफ की टीम को वहां पे उतारा गया था, तो लगातार सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अभी सुबह भी जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके के लिए निकल गई है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि कुछ ही देर में जो ये लापता ट्रैकर है इनका भी पता चल जाएगा। और अपडेट यही है कि जो 5 सब कल नटीन गांव लाए गए थे उनको देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और 13 ट्रैकर सकुशल रेस्क्यू करके बचाए जा चुके हैं। और बड़ा अपडेट यही है कि मौसम खराब के कारण जो हेली रेस्क्यू रोक दिया गया था, आज मौसम साफ है और सुबह ही हरसिल से वायुसेना के 2 चॉपर घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं, तो रेस्क्यू कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी, एक बार आपसे पूरा अपडेट इस पर ये लेना चाहेंगे, जब ये चॉपर उड़ान भरते हैं तो कितना समय लगेगा जहां पर वो 4 ट्रैकर्स मौजूद हैं उनको लेकर आने में, सुरक्षित स्थान में पहुंचाने में? और एक मौसम पर अपडेट दे दीजिए कि कल मौसम बिगड़ा और जो युद्ध स्तर पर बचाने का कार्य चल रहा था, रेस्क्यू अभियान चल रहा था, उसको रोका गया। आज सुबह से ही मौसम ठीक है? बिल्कुल, मौसम का अपडेट यही है कि अभी चटक धूप खिली हुई है जनपद में। कल जिस तरह से दोपहर होते ही मौसम बदल गया था और रात तक बारिश देखने को मिली थी। और जो घटना स्थल है और जहां से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, तो जो हरसिल है वहां से आधे घंटे में ही घटना स्थल पे जो वायुसेना का जो चॉपर है, 2 चॉपर वो पहुंच जाएंगे। और एसडीआरएफ से जो सूचना मिली है कि जो लोकेशन है ट्रैकरों की, वहां तक एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जो ये 4 लापता ट्रैकर है इनका पता जल्दी ही चल जाएगा और इनको जल्द से रेस्क्यू करके, क्योंकि उम्मीदें कम बची है। जो सूचना मिल रही है कि जो ये 4 ट्रैकर है इनकी भी मौत की सूचना है, तो कहीं ना कहीं इनके जो शव है इनको भी रेस्क्यू करके जल्द ही जो नटीन हेलीपैड है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां से जिला अस्पताल इन्हें भेजा जाएगा। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार। नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप।
और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड में भले ही लोकसभा की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली हों, लेकिन बीजेपी अब इस बात पर मंथन करने जा रही है कि जीत के अंतर को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कहां वोटों में कमी रह गई। गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने 1,63,503 वोट के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को मात दी, जबकि बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता बूथ में अधिक जोर लगाते तो जीत के अंतर को और बढ़ाया जा सकता था। अब जिन बूथों पर सांसद अनिल बलूनी को कम वोट मिले हैं, उन बूथों की जानकारी जुटाने के बाद जल्द समीक्षा बैठक की जाएगी। गढ़वाल सीट में पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल और रामनगर जैसी विधानसभाएं हैं, जहां पर वोट का मार्जिन बढ़ाया जा सकता था। पौड़ी में ही बूथ नंबर 16 पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी से अधिक वोट हासिल किए। इसी वजह से पौड़ी विधानसभा में अनिल बलूनी को गणेश गोदियाल से सिर्फ 3,208 वोट ही अधिक मिले हैं, जबकि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी अनिल बलूनी को महज 698 वोट ही ज्यादा मिले हैं। तो अब मंथन इस बात पर होगा कि वोट शेयर क्यों घटा है, वोट का मार्जिन जो ज्यादा होना चाहिए था वो कम क्यों हुआ। संगठन का काम है, अब समीक्षा बैठक होगी और जो बूथ मैं समझता हूं कि कुछ कमजोर हैं, संगठन उनको देखेगा और उसकी रणनीति बनेगी कि उस पर हम किस तरह से फिर से काम शुरू करेंगे, ताकि हमारा वोट बैंक किस वजह से कम रहा, कारणों का भी जानकारी। हमारे सहयोगी आलोक रावत इस पर और जानकारी देंगे। आलोक, ये चिंता की बात है, जीत भले बीजेपी को मिली है 5 सीटों पर, लेकिन 5 सीटों पर जीत का जो अंतर है वो काफी कम है पिछली बार के मुकाबले, 14 और 19 के मुकाबले। तो बात सिर्फ पौड़ी गढ़वाल सीट की नहीं होगी, उन 5 सीटों की होगी। इस पर पार्टी की क्या तैयारी है, कैसे मंथन किया जाना है और कैसे इस जो ये आंकड़ा जो कम मार्जिन के साथ बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं, इसको बढ़ाए जाने की आगे की तैयारी रहेगी। बिल्कुल, अब इसको लेके एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे ये जाना जाएगा कि आखिर वो बूथ में इतने कमजोर क्यों हो गए, क्योंकि तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। और जिस तरह से मैं गढ़वाल संसदीय सीट की बात करूं, यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी थे अनिल बलूनी, और अब वो नवनिर्वाचित सांसद है, लेकिन 1,63,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराया। इस वोट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि अनिल बलूनी भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 5 लाख मार्जिन वोट का जो अंतर है उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस मार्जिन को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो अधिक जोर लगाते तो निश्चित तौर पर इस मार्जिन को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए ये वोट बैंक में जो है वो कमी आई है। जी शुक्रिया आपका आलोक रावत जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी भले ही 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन अंदर खाने में चुनाव परिणामों में पार्टी संगठन के साथ ही कमजोर परफॉर्मेंस वाले उनके कई नेताओं की टेंशन भी बढ़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों पर जिस तरह से हैट्रिक लगाई, बीजेपी जीत के इस जश्न को उतने जोश से नहीं मना पाई। इसका कारण राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अपेक्षित आंकड़े को नहीं छू पाना तो था ही, उत्तराखंड में भी कई ऐसी खामियां निकल कर आई जिसने बीजेपी के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी ने इस चुनाव में महीनों पहले जो टारगेट सेट किए थे, रिजल्ट आया तो मालूम चला पार्टी उनको छू तक नहीं पाई। बीजेपी ने 75% वोट शेयर का नारा दिया था, लेकिन इसे छूना तो दूर, उल्टे 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी के वोट शेयर में 5% गिरावट दर्ज की गई। हर सीट पर 5-5 लाख के अंतर से जीत का दावा भी हवा हवाई हो गया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा की सभी 70 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन 9 सीटों को पार्टी फिर भी जीत नहीं पाई। उत्तरकाशी की यमुनोत्री, पुरोला, हरिद्वार की झबरेड़ा, मंगलोर, लक्सर, पिरानकलियर, ज्वालापुर, यूएस नगर की जसपुर सीट और देहरादून की चक्राता सीट पर पार्टी का विजय रथ आगे नहीं बढ़ पाया। मंगलोर, पिरानकलियर, लक्सर, जसपुर और चक्राता सीटों पर तो बीजेपी कभी जीत दर्ज ही नहीं कर पाई। ये सीटें बीजेपी के लिए आज भी अभेद बनी हुई हैं। हर चीज की समीक्षा होगी और अनेक विधानसभा ऐसी भी है जिन विधानसभा पिछली बार से ज्यादा मत हमको प्राप्त लीड प्राप्त की है। ये ठीक है, मत प्रतिशत कम होने से इसका असर स्वाभाविक था,
लेकिन तो भी जो विषय समीक्षा करूंगा उस समीक्षा विषय में चर्चा करेंगे। समीक्षा हम इसकी करेंगे कि जहां जहां थोड़ा कमजोर स्थिति रही है, जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हारे हैं, वहां के कारणों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे और क्या क्या कारण रहे हैं उन कारणों को भविष्य के चुनाव की दृष्टि से उसको दूर किया जाए। बीजेपी में अब अंदर खाने मंथन शुरू हो गया है। पार्टी की चिंता ये भी है कि सरकार में मौजूद उसके कई मंत्री भी अपनी सीटों पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा को छोड़ दिया जाए तो मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह रावत की विधानसभाओं में जीत का मार्जिन 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। पुरोला जैसी सीट पर पार्टी विधायक होते हुए भी निर्दलीय कैंडिडेट 12,000 वोटों से आगे निकल गया। विपक्ष में कोई दिख ही नहीं रहा था, सब लोग पक्ष में आए। अब उसके बावजूद भी जब जो है अगर रिजल्ट हमारे फेवर में ही नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये सोचने विषय है और इस पे तो जो है विचार होना चाहिए, क्योंकि यही कारण जो है बड़ा है। क्योंकि आप अब चाहे वो संगठन लेवल से हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि लेवल से, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर मान लिया जाता है, लेकिन बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करने वाली बीजेपी के लिए इस जीत के पीछे छुपे इन फैक्ट्स के गंभीर मायने हैं। पार्टी ने चुनावी आंकड़ों के एनालिसिस के लिए एक इंटरनल कमेटी बना दी है। बीजेपी की सियासी पिच पर कमेटी की ये रिपोर्ट खास गुल खिला सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और ज्यादातर विधायक पार्टी का बेड़ा पार करने में नाकाम रहे। अगर बड़े नेताओं और विधायकों का करिश्मा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। साल 2014 के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस 5वां बड़ा चुनाव हार गई। हार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कई विधायकों के दावे हवा हो गए। लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो बिना कांग्रेस विधायक वाली पौड़ी लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस की हालत खराब रही। हरिद्वार सीट में बहन अनुपमा रावत की हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भाई वीरेंद्र रावत हार गए। नैनीताल सीट में किच्छा, नानकमत्ता, खटीमा, हल्द्वानी में कांग्रेस हारी तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बाजपुर सीट भी नहीं बची। टिहरी सीट पर सीनियर नेता प्रीतम सिंह की चक्राता सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही तो टिहरी की प्रतापनगर सीट पर भी कांग्रेस हारी। तो अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, द्वाराहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट में कांग्रेस नहीं जीती। वहीं सबकी चाहत वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे को चुनाव जिताने में नाकाम रहे। यानी हरीश रावत का नाम भी राज्य में कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर पाया। अब हमको ये तो स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी अपनी कमी है। नेता को हमेशा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हरिद्वार में यदि कांग्रेस जीत की तरफ जाते जाते चुनाव हारती है तो इसमें कहीं न कहीं हरीश रावत की नेतृत्व की या उसके प्रबंधन क्षमता की कमी तो है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को चक्राता सीट पर हार झेलनी पड़ी। यहाँ निर्दलीय युवा बॉबी पवार पहले, बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। प्रीतम सिंह के मुताबिक हार जरूर हुई लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि चक्रोता जो है में जो कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस चक्रोता मजबूत स्थिति में है। ये दिगर बात है कि चुनाव में हम जैसा करना चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ गणेश गोदियाल हार के बावजूद अंतर कम करने में कामयाब रहे। 5 लोकसभा सीट पर हार का सबसे कम अंतर पौड़ी सीट पर रहा। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट पर अंतर 698 वोट का रहा, जो 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र 587 वोट रहा। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और इस हार में बड़े नेताओं से लेकर विधायकों का बड़ा रोल रहा। जिनके कांधों पर जीत का दारोमदार था, उन्हीं के घर में हार हो गई। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रहा, मगर इस बार यहां भी कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हुई है। यहां तक कि विधायकों के क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार करीब 83,000 वोटों से पीछे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल विधायक पर भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार मिली। कांग्रेसी उम्मीदवार प्रदीप टम्टा को बीजेपी के अजय टम्टा ने एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से मात दी है। बीते लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहां अजय ने प्रदीप को करीब 2,34,000 वोटों से मात दी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के जहां 9 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के भी 5 विधायक मौजूद हैं। लेकिन लोकसभा में एक भी कांग्रेसी विधायक अपने क्षेत्र में पार्टी को जिता न सका। 39 और इस बार 29 तो 0.1% से नीचे से हम हारे हैं। अब समीक्षा है, मुझे अपनी कुछ समीक्षा करनी पड़ेगी, संगठन को उनको अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। कांग्रेस विधायकों में सबसे खराब प्रदर्शन लोहाघाट के खुशहाल सिंह अधिकारी का रहा। लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी ने 25,314 वोट की लीड रही। दूसरे नंबर पर द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट का प्रदर्शन रहा। इस सीट पर बीजेपी 18,151 वोटों से आगे रही। खराब प्रदर्शन करने वालों में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर का भी नाम है। पिथौरागढ़ शहर में बीजेपी 17,474 वोट से आगे रही। धारचूला से बीजेपी ने 13,097 वोटों की बढ़त ली। कुछ ऐसा हाल अल्मोड़ा का भी रहा। इस सीट से बीजेपी ने 9,951 वोट की लीड ली। विधायक भी एक जिम्मेदार पद होता है और वहाँ के जितने भी पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो सब भी उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और मुझे लगता है कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है और जो हमारे जहाँ जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है उन सीटों पर भी हम जीते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के क्षेत्र में भी कांग्रेस चारों खाने चित नजर आई। रानीखेत से बीजेपी ने 9,056 मतों की बढ़त बनाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी विधायकों के घटिया प्रदर्शन ने उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस इन विधायकों में कईयों पर प्रदेश सरकार के साथ मिले होने के आरोप भी लगा रहे हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर पूजन किया है, गंगा मां की आरती की है। जीत के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां आपको बताएं, तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मां गंगा का आशीर्वाद लेकर अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। आज जब वो इस अभियान में सफल हुए हैं तो उन्होंने गंगा पूजन करके मां गंगा की आरती की, उनका आभार जताया। साथ ही क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए भी काम किया। आशीर्वाद देकर के हमने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और चुनाव संपन्न हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई। तो आज फिर मां गंगा का धन्यवाद करने के लिए और भविष्य के लिए, क्षेत्र की सुख कामना के लिए अपने जो हरिद्वार लोकसभा के हमारे जनता है, हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा गांव के पास में एक गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा, जिससे गाड़ी में सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोल्डर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस गया। चारधाम यात्रा मार्ग पर कई जगह पर बोल्डर और पत्थरों के गिरने का आगाज हो चुका है। अब मौसम बारिशों का है। बरसातों के समय में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। बड़ा पत्थर, बड़ा बोल्डर जो गाड़ी के ऊपर गिरा है, गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालु भी पहाड़ से गिरे हुए पत्थर की चपेट में आ गए, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 2 महिला श्रद्धालु घायल हुई हैं। आनन फानन में पीआरडी के जवानों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पौड़ी में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। बेंजवाड़ी सड़क पर एक ऑल्टो कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चला रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा शख्स घायल है।
खबर श्रीनगर से है, जहां पर वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर से गुलदार कैद हुआ है। यहां अब तक 6 गुलदार बीते 6 महीने के अंदर विभाग ने पकड़े हैं। आपको बता दें कि गुलदार श्रीनगर में 3 मासूमों को मौत के घाट उतार चुका है। 2 मासूमों को पूरी तरह से इसने जख्मी किया है। घायल करने के बाद गुलदार की दहशत श्रीनगर में बनी हुई थी। ऐसे में ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में ये गुलदार फंस गया। डीएफओ ने बताया है कि वन विभाग की गश्त श्रीनगर में फिलहाल जारी रहेगी। तो पिछले 10 दिनों में हम लोगों द्वारा श्रीनगर, डांग और श्रीकोट क्षेत्र में कुल 3 गुलदारों को हम लोगों द्वारा कैद किया गया है। कल रात में भी जो हमारे पिंजरे वहाँ लगे हुए थे उसमें एक गुलदार की फंसे होने की सूचना हमारे पास आई। सुबह मौके पर टीम पहुंची और टीम ने गुलदार को जो है सक्सेसफुली पौड़ी रेंज नागदेव लाया गया है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। केदारनाथ समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने तुलसी माला और बद्री प्रसाद भेंट करके जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेव आनंद सरस्वती महाराज का स्वागत किया। एक मिनट